Hello CLAT PG aspirants, welcome to Level Up CLAT PG, one stop solution for CLAT PG examination. So in a lot of cases I keep on blabbering and I keep on repeating the topic separation of power. सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर. आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. मैं आपको चाहता हूँ कि मैं समझा दूँ टॉपिक उस केस के थ्रू ही, बट मैंने आपसे बोला था कि यार एक दिन ना मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा सेपरेशन ऑफ पावर पे. तो आज वही दिन है, बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्या ये कंसेप्ट होता है, कहाँ से आया, कौन इसका ओरिजिनेटर था, और कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको फॉलो करती हैं, और इंडिया में किस तरीके से फॉलो होता है. इसको अच्छे से समझेंगे और भाई कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आपके. मैं ये तो नहीं बोलने लगा सेपरेशन ऑफ पावर क्लैट पीजी में एकदम डायरेक्टली पूछ लेंगे, बट ये चीज़ें समझे रहोगे तो भाई 110% कहीं ना कहीं लिंक बनेगा. कि क्लैट पीजी के लिए कोई इंसान ये नहीं बोल सकता जो मैं पढ़ा रहा हूँ 110% आने वाला है, भाई कोई नहीं बोल सकता. Nobody can tell you that. But what we can tell you and what others should also tell you, a lot of people might tell you that हम आपकी तैयारी जो करा रहे हैं वो इस तरीके से करा रहे हैं कि आप कल को कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें कहीं ना कहीं लिंक बिठा के आंसर कर सको, अपनी एक लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको. वो कैसे डेवलप होगी? कोर कंसेप्ट्स अच्छे होंगे तो कोर कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है. ठीक है, तो भाई आज शुरुआत करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर से. सबसे पहली चीज भाई, सेपरेशन ऑफ पावर अगर हमको समझना है, सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए कि भाई एक गवर्नमेंट होती है. ठीक है भाई, अगर एक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कोई ह्यूमन तो है नहीं. क्यों? गवर्नमेंट जो होती है वो कोई ह्यूमन थोड़ा ना होती. सब मैं हूं, मेरा मन करेगा पानी पीने का, मैं अपने हाथ से उठा के पी लूंगा. मेरा मन करेगा खाना खाने का, मैं जाके खा लूंगा, क्योंकि मेरी नीड मुझे पता है, मैं ह्यूमन हूं. गवर्नमेंट एक ह्यूमन नहीं होती है. तो वो अपना काम कैसे कराती है? अपने ऑर्गन्स में, अपने ऑर्गन्स से. हमारे ऑर्गन जैसे लिवर किडनी वगैरह हैं जो फंक्शन कराते हैं हमारी बॉडी को, गवर्नमेंट को फंक्शन कौन कराते हैं? उसके 3 ऑर्गन्स. उन ऑर्गन्स में ह्यूमंस काम करते हैं. लेजिस्लेचर्स में आपके नेता होते हैं, ह्यूमंस, इंसान होते हैं. आपके एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट्स, इंसान होते हैं. जुडिशरी में जजेस, इंसान होते हैं. तो वही चीज, वो ह्यूमंस उन ऑर्गन्स में काम कर रहे हैं, पर ये गवर्नमेंट अपने 3 ऑर्गन से काम करती है. लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ये मैंने यहां पे देखो मेंशन भी कर रखा है कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, जो उसके के सारे फंक्शंस को, जो उसके म्यूचुअल रिलेशंस हैं, सारी चीजें हैं, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, सब पे ध्यान रखते हैं. वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अब थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये लेजिस्लेचर क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है. हालांकि आप पीजी के स्टूडेंट हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना तो पता ही होगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है. लेजिस्लेचर और कुछ नहीं होता है. लेजिस्लेचर होता है हमारी, लेजिस्लेचर नाम से समझ लो, लेजिस मतलब लॉ. ये हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो लॉ बनाती है. कैसे बनाती है भाई? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहां पे तो लॉ बनते हैं. पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर फाइनली प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है, तब जाके वो गजेट में जाता है और वो लॉ बनता है. ये हमारी प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक, अब आप एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव नाम से समझ जाओ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो कानून है उसको मतलब इंप्लीमेंट करना, लागू करना. ठीक है, कानून को लागू करना मतलब इंप्लीमेंट करना. जब आप इंप्लीमेंट करने की बात करते हो तो कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है. अगर कोई नया लॉ बनेगा, मान लो कोई नया लॉ बना स्टेट में कि भाई अब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जो है वो इस रेडियस में कोई दुकान नहीं लगेगी. ठीक, लॉ बन गया. अब वो भले लॉ बना है कोर्ट को लेके, पर जुडिशरी इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी. ये काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, यूपीएससी. किसी ना किसी को सपना भी होगा जो देख रहा होगा इस वीडियो को, यूपीएससी निकालूंगा एक दिन. आई होप आपका निकले. ठीक है, अब भाई ये चीज आपको समझ में आई? एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव और कुछ नहीं करेगा. एग्जीक्यूटिव जो है वो जो लॉ जो है उसको बनाया गया है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को जो बन गया है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको फंक्शनिंग में लाना. ठीक है, कि भाई अब हम इंश्योर करेंगे, पुलिस वहां पे लगा के, कि पुलिस का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास होता है, कि भाई इस जगह पे कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी, कोई रेडी वाला नहीं खड़ा होगा. ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बनाया गया लेजिस्लेचर का उसको लागू करना. अब हमारा द थर्ड ऑर्गन दैट इज जुडिशरी. इसका भी बहुत लोग सपना देख रहे होंगे. ठीक है, तो सपना इसका देख रहे हैं, उनको एक चीज क्लियर करूं, अगर पीसीएसजे का एग्जाम निकालोगे तब भी तुम इसका पार्ट नहीं बनते हो. तब तुम मैजिस्ट्रेट हो, सिविल जज, जूनियर मजिस्ट्रेट हो, जूनियर डिवीजन.
जज बनोगे तब जुडिशरी का पार्ट बनोगे। और जज कैसे बनते हैं? एचजीएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज। उसको करने के लिए क्या करता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 3 साल की प्रैक्टिस के लिए रो मत, प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर पीसीएस नहीं निकला तो एचजीएस दे देना। पीसीएस तुम्हारे जो दोस्तों का निकल भी जाएगा, उनसे बेटर तुम्हारी लाइफ होगी, बेटर तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस होंगे, बेटर तुम्हारी तरक्की के चांसेस होंगे। ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट बोल रहा हूँ तुमसे ये, ठीक है? तो आपको क्या मालूम पड़ रहा है? हमारा जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया। अब जुडिशरी का काम है जिसने लॉ को फॉलो नहीं किया उसको पनिश करना। अब वो कैसे हो सकता है? जेल में डाल सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली टू पनिश द ऑफेंडर्स, टू इंश्योर द लॉ इज बीइंग फॉलोड। भाई लॉ बन गया लेजिस्लेचर से, लॉ इंप्लीमेंट लागू हो गया एग्जीक्यूटिव से। अब लोग उससे डरें, उसको फॉलो करें। क्यों करेंगे? कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, सैंक्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑस्टिन की कमांड थोड़ी लग रही है, जो बता चुका हूं मैं, ठीक है? ले आगे थे जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर में कि भाई हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम फॉलो नहीं करेंगे, सजा मिलेगी। तो सजा देने का काम किसका है? जुडिशरी का। वो इंश्योर करता है कि लॉ जो इंप्लीमेंट किया गया है वो ढंग से फॉलो हो, उसको फॉलो ना करने वाले को सजा मिले। एक एक मतलब प्रॉपर एग्जांपल क्रिएट हो कि आपको ये लॉ जो बना है इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले हम लोगों ने समझ लिया कि भाई 3 ऑर्गन होते हैं, तीनों के फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट कैसे फंक्शन करता है? स्टेट मतलब मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, ना 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 ना, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट कौन सा स्टेट? आर्टिकल 12 में जो पढ़ाया था, आर्टिकल 12 में कौन सा स्टेट पढ़ाया था? स्टेट मतलब द गवर्नमेंट, मतलब हमारी कंट्री, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे स्टेट कहा जाता है आर्टिकल 12 के अंदर। तो स्टेट कैसे फंक्शन करता है? 3 ऑर्गन होते हैं। 3 ऑर्गन कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों को क्या काम होता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, जुडिशरी इंश्योर करेगा कि वो फॉलो किया जाए। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। चलो 3 ऑर्गन समझ में आ गए। अब भाई सबसे पहले तो समझ लो तुम इसके फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशन बेसिकली क्या बोल रहा है? भाई देखो, सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके 3 रूल्स हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, किसने बनाया, क्यों, कब बनाया, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इंडिया में कैसे, उस पर भी आएंगे। फिलहाल सेपरेशन ऑफ पावर की हम लोग बात करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्या रूल होते हैं उसके अंदर? 3 रूल्स होते हैं, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर के 3 रूल्स होते हैं। अभी आपको 3 ऑर्गन पढ़ा है। पहला रूल क्या है? कि भाई एक पर्सन 2 कहते हैं ऑर्गन्स का पार्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान है और वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो उसको आप जुडिशरी का पार्ट नहीं बना सकते। ये नहीं हो सकता कि डीएम भी वही है और जज भी वही है और लेजिस्लेटर भी वही है। ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इससे क्या होगा? इससे होगा कंसेंट्रेशन, मतलब एक जगह बहुत सारा जमा हो जाना, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। और एक बात याद रखना, एक कोट है, पावर करप्ट्स एंड absolute power corrupts absolutely, ठीक है? लॉर्ड एक्टन ने दिया था ये कोट। ये क्या कहता है? कि भाई एक, पहला रूल ही समझ लो, पहला रूल ध्यान समझो। पहला रूल क्या कह रहा है? एक आदमी 2 से ज्यादा ऑर्गन का, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन का पार्ट नहीं बन सकता। मतलब अगर कोई आदमी, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं अगर एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट हूं तो मैं जुडिशरी का पार्ट नहीं बन सकता। अगर जुडिशरी का पार्ट हूं तो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बन सकता। लेजिस्लेचर का पार्ट हूं तो किसी और का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है? आप एक टाइम पे एक ही ऑर्गन के पार्ट रहने वाले हो, ठीक है? और ये बात यहां पे क्यों करी गई है? इसका रीजन क्या है? कि भाई कोई बात, हर चीज का रीजन होता है लॉ में, ठीक है? कोई चीजें ऐसे नहीं होती है। आप देखो, कभी कभी आपको मिलेंगी भी ऐसी चीजें, पर हाँ नॉर्मली चीजों का रीजन होता है। रीजन क्या है? लॉर्ड एक्टन ने बोला, क्या बोला? पावर करप्ट्स। और ये सच्चाई है। एक इंसान के हाथ में तुम पावर दो, उसको थोड़ा सा फील आने लगेगा कि हाँ कुछ तो हूं मैं, कुछ तो मेरी भी औकात है, ठीक है? अब उसके हाथ तुम अब्सोल्यूट पावर दे दो, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर दे दो, वो अब्सोल्यूटली करप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। जब उसका मन करेगा जो मन में आया करेगा। वही लेजिस्लेचर भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, जुडिशरी भी वही है। लॉ मुझे बनाना है, मुझे इंप्लीमेंट करना है, मुझे सजा सुनानी है, तो मैं ही राजा, मैं ही मंत्री समझे, मैं ही सब कुछ हूं। तो क्या
करप्ट इंसान है वो। फिर करप्ट कैसे है वो? जो मन में आया करेगा, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। जब एक इंसान एकदम टॉप पे है, सारी पावर उसी के पास है, तो उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं, फिर अपना वो चाहे गलत करे, मनमानी करे, उस पर तुम कहां से रोक पाओगे उसको। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का पहला रूल ही यही था कि एक आदमी एक ऑर्गन का पार्ट नहीं बन सकता, ओनली वन ऑर्गन का पार्ट तुम रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद द ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो अब जैसे ऐसे मान लो, वेन डायग्राम सुना होगा, मैं जॉन वेन ने बनाए थे, ऐसे 3 गोले जुडिशरी। अभी मैं सिर्फ ग्लोबल कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं तुमको, जो रियल रूल्स होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। इंडिया में क्या होता है वो बताऊंगा आगे। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। ठीक, अब ये तीनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इनके वेन डायग्राम में ये गैप है, दिखा? इनके वेन डायग्राम में एक गैप है, ये दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। समझ में आया? अकल आई? तो यही है हमारा सेकेंड रूल कि अगर आप एक जुडिशरी हो, जुडिशरी का जज हो, तो आप कहते हैं बेसिकली एक डीएम के काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर आप डीएम हो तो आप एक एमपी एमएलए के काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है, आप जाके आर्टिकल 121 122 पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है दोनों के अंदर। उनका कहते हैं जो तथ्य है वो ये है कि भाई एक कहते हैं विधानसभा, एक संसद, बेसिकली लोकसभा में कभी भी कोर्ट प्रोसीडिंग, कभी भी जुडिशरी किया गया जो प्रोसीडिंग है उसकी बात नहीं होगी, और कोर्ट में कभी संसद की बात नहीं होगी। वो एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सब अपने को अपना काम करने देंगे। और ये क्यों लिखा गया, इसका रीजन क्या था? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग कैसे? अब जैसे मैं हूं, ठीक, अब फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि अभी जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, मैं हूं, मानस सर हैं, पल्लवी मैम हैं, संकल्प सर हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ डिसीजन होता है कि चलो हम जो है सारे काम जो है संकल्प सर से कराएंगे। आईपी मैट को भी वही पढ़ाएंगे, क्लैट पीजी को भी वही पढ़ाएंगे, शिवान सर का काम भी वही करेंगे, सारा काम वही करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, सारा काम संकल्प सर करेंगे। तो संकल्प सर कर पाएंगे इफेक्टिवली? नहीं, एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता ना। इसीलिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग काम बढ़ जाता है, डिसेंट्रलाइज होता है, तो आराम से हो सकता है। भाई तुम 3 काम है, तीनों एक आदमी सौंपोगे तो हो सकता है गड़बड़ कर दे। तुम 3 काम 3 अलग आदमी सौंपोगे तो वो सही करेंगे। ठीक है, बशर्ते आदमी ठीक हो वो लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये फंक्शन बांटे गए थे सब में कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप लॉ बनाओ, आप इंप्लीमेंट करो, आप उसको फॉलो करवाओ सैंक्शन देके, पनिशमेंट देके। आप इसीलिए टू मेंटेन दिस स्मूथ फंक्शनिंग दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, अपना काम करो, दूसरे का काम नहीं करना है। समझ में आया? चलो, थर्ड क्या है? वर्ड वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइन टू द अदर ऑर्गन। ये भी बिल्कुल सच है, ये भी वही चीज है। आप जब हस्तक्षेप नहीं करोगे तो आप क्या नहीं करोगे उसके साथ? आप उसके साथ किसी और क्या कहते हैं फंक्शन एक्सरसाइज भी नहीं करोगे। मैंने अभी इससे पहले जो केस यहाँ पे क्या कहते हैं वो हुआ है, क्या कहते हैं अपलोड, इरफान सोलंकी, उसमें क्या किया था गुंडा एक्ट में? गुंडा एक्ट में जो डीएम है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसकी पावर्स किसके हाथ में दे दी गई थी बताओ? क्या कहते हैं, सॉरी, उसके हाथ में किसकी पावर दे दी गई थी? जज की पावर। और इसी पे सेपरेशन ऑफ पावर मैंने उस केस में समझाया था, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। आप पूरी पावर कंसेंट्रेट नहीं कर सकते। भाई तीनों पॉइंट आपस में लिंक हैं, पूरी पॉइंट कंसेंट्रेट क्यों नहीं हो रही है, पूरी पावर कंसेंट्रेट क्यों नहीं हो रही है एक इंसान के हाथ में? क्यों? क्योंकि कोई किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसकी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अगर तुम एक जज हो तो तुम एक डीएम की पावर एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर तुम एक डीएम हो तो तुम एक नेता की पावर एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्यों? आइडिया है? क्योंकि आपके हाथ में अगर सारी पावर दे दी गई तो वही बात जो बार बार बोल रहा हूं, वही बात, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। यही तो पूरी सारी बात का निचोड़ है, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। समझे? आप देखो ये चीज को, यहां पे क्या मिल रहा है हमें? कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। क्योंकि तीनों जो पॉइंट्स हैं कि भाई आप एक से ज्यादा ऑर्गन का पार्ट नहीं हो सकते वरना आपके हाथ में पावर कंसेंट्रेट होने लगेगी, आप दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे वरना आपके हाथ में पावर कंसेंट्रेट होने लगेगी, आप दूसरे के काम में दूसरे का फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे वरना आपके हाथ में पावर कंसेंट्रेट होने लगेगी। ठीक है, टू क्या कहते हैं प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, यहां पे ये काम किया गया था कि भाई पावर्स को सेपरेट कर दो, 3 ऑर्गन्स में बांट दो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में उनको बताता हूं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस जो जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेटो के शिष्य की, मिस्टर एरिस्टोटल, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कई सारी बुक्स। इट कैन बी आइदर द
सिंपोजियम, इट कैन बी आइदर एनी ऑफ द बुक। मतलब मैं एरिस्टोटल की बुक सर्च करूँ तो बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बहुत नॉलेजेबल इंसान थे, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स दी थी इन्होंने। ठीक है, ठीक है, अब तुम बात करते हैं इस पे अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल क्या है? अरिस्टोटल ने पहली बार ये चीज को एडवोकेट किया था। अरिस्टोटल ने पहली बार एक चीज को बोला था, भाई सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया या उनकी जो कंसेप्ट है वो पहली बार अरिस्टोटल ने ही बोली थी। अरिस्टोटल ने बोला कि भाई हम बताते हैं क्या होता है। अरिस्टोटल ने बोला कि भाई पावर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देनी चाहिए, तभी तो बेटर तरीके से काम हो पाएगा। पहली बार ये एरिस्टोटल ने बोला था। और 3 हिस्सों में कौन कहा था? भाई एक डेलिबरेटिव जनरल असेंबली जहां लॉ बने, एक मजिस्टेरियल जहां पब्लिक ऑफिशियल जहां पे लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए एग्जीक्यूटिव, और एक जुडिशियल जहां पे सजा सुनाई जाए। जॉन लॉक ने इसको क्या कहते हैं फर्दर कैटेगराइज किया। जॉन लॉक भी बहुत ही महान आदमी थे। रेनेसां पीरियड 14 टू 17 सेंचुरी में जॉन लॉक ने क्या कहते हैं कई सारी थ्योरीज दी थी। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक बुक लिखी थी। ठीक है, थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं बुक्स पे जो लेवियाथन और बेहमथ पे क्रिटिक किया था, बोला था किस तरीके से सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हॉब्स बोलते थे कि सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में दे दो, गवर्नमेंट तुम्हारी प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट तुम्हारी प्रोटेक्टर है, तुम्हारा सेवियर है, तो गवर्नमेंट को सारी पावर दे दो अपनी। नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर नहीं दे सकते, क्योंकि यही बोला हमारे जॉन लॉक ने। उन्होंने बोला नहीं भैया, पावर एक हाथ में रहेगी तो कंसंट्रेट हो जाएगी, इंसान करप्ट हो जाएगा, एब्सोल्यूटिज्म फैल जाएगा, इसलिए हम पावर को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक बुक लिखी उन्होंने, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना दो, ठीक, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच बना दो, और फाइनली एक आप बना दो, कौन सी ब्रांच? जुडिशियल ब्रांच। और पर द रियल फाउंडर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसको कहा जाता है? द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, सॉरी। ठीक है, उन्होंने बोला था, फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था यही चीज कि भाई हमें एक डॉक्ट्रिन चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। इन दोनों ने खाली उसका एक आइडिया दिया था, इन्होंने उस आइडिया को शेप दिया कि हाँ हमारे पास एक डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। जो 3 रूल तुमको पढ़ाए थे मैंने, वो इन भाई साहब नहीं दिए थे कि भाई फ्रांस में टायरेनिकल पावर जो थी उसको खत्म करना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लाना है, और हमें एक लिबर्टी के लिए अलग अलग पावर्स चाहिए, अलग अलग हाथों में, ताकि कोई किसी के हाथ किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे और चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन रहे। अब आप कहोगे सर ये चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है? बताता हूं चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है। भाई जब एक हाथ में सारी पावर कंसेंट्रेट नहीं कर दी गई है, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई लेजिस्लेचर अपने डोमेन से जब बाहर जाएगा, या जुडिशरी जाएगी, या एग्जीक्यूटिव जाएगा, तो एक दूसरा ऑर्गन उसके सामने खड़ा होगा कि भाई तुम अपने डोमेन से बाहर कैसे जा रहे हो। जैसे वेन डायग्राम समझो, ये जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर। भाई पहला आइडिया अरिस्टोटल नहीं दिया था, उसके बाद दूसरी बार क्या कहते हैं बात जॉन लॉक नहीं करी थी, बट लेट मी रिमाइंड यू वेरी क्लियरली कि इसको प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर इसके क्या कहते हैं इंप्लीकेशंस के साथ किसने समझाया? मिस्टर मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने बोला अगर जुडिशरी में लिमिट इसकी तरीके बोलेगा ये कहां आ रहे हो, क्योंकि क्या ना ऐसे धक्का नहीं, लाइन में खड़े होते तुम पीछे से कोई धक्का दे रहे, क्या कर रहे हो यार, ऐसे बोलते हो ना, वैसे ही ये ऐसे आगे जाएगा, ये बोलेगी अरे क्या कर रहे हो, ये आगे जाएगा और ये बोलेगी क्या कर रहे हो, और समझ लो ये पूरी चेन बनी हुई है। इसके बाद फिर से पैटर्न शुरू, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सो ऑन। तो जो भी अपने लिमिट से आगे बढ़ रहा है ये बोल रहा है क्या कर रहे हो यार, पीछे रहो। तो इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, कि कोई अपने डोमेन से बाहर निकल रहा है तो सामने वाला जो कहते हैं पार्ट है, सामने वाला समझ लो ये जो चेन रिएक्शन का जो मॉलिक्यूल है, साइंस ऐड कर देना उसके अंदर में, वो बोल दे रहा है कहां आ रहे हो यार, पीछे खड़े हो लाइन में। तो इसी को कहते हैं चेक्स बैलेंस। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। इसके रियल एग्जांपल दूंगा अभी मैं आर्टिकल्स के साथ। इसी को कहते हैं चेक्स बैलेंस, कि तुम अपनी पावर से एक स्टेप आगे निकल लो, आगे वाला बोल रहा है पीछे रहो ना यार, तो इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। समझे? और ये चेक्स एंड बैलेंस कैसे बन रहा है? जो मैंने तुमको कंसंट्रेशन ऑफ पावर को बचाने के लिए 3 रूल बताए थे, वो मॉन्टेस्क्यू ने ही दिए थे, कि कोई किसी की पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई किसी के डोमेन में नहीं घुस पा रहा, और कोई एक बार में एक से ज्यादा ऑर्गन का पार्ट नहीं बन पा रहा। समझ में आया? अकल आई? आगे बढ़ते हैं, चलो। और शुड आई सिलेक्ट एनवी सर, चमका कि नहीं चमका? है इतना महान में हूं नहीं। चलो अब हम बात करते हैं 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करेंगे। चलो आज मैं तुमको समझाता हूं सेपरेशन ऑफ पावर, पर हम 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करेंगे। कैसे? हम सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसमें इंडिया को कंपेयर करेंगे, किससे? इंडिया को कंपेयर करेंगे यूएस से। ठीक है, क्योंकि यूएस भी फेडरल कंट्री है, हमारी भी फेडरल है, क्वाज़ी फेडरल है, पूरी फेडरल तो नहीं है। फेडरेशन पे मैं वीडियो लाऊंगा फेडरलिज्म पे, ठीक है, पर हाँ इस पे आते हैं, मैं तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट में कवर करता रहूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला वीडियो फेडरेशन पे आऊंगा, चलो फेडरलिज्म पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो ध्यान सुनो, 2 कंट्रीज हैं, यूएसए जिसने आजकल बहुत कहर मचाया हुआ है, और हमारी प्यारी आर वेरी ओन मदरलैंड इंडिया। ठीक,
दोनों वेन डायग्राम समझेंगे, जॉन वेन को इज्जत देंगे। इसका जो वेन डायग्राम है जो मैंने तुमको अभी तक समझाया था उसी तरीके से है, काफी क्लियर एंड वाटर टाइट सेपरेशन मिलेगा तुमको। पर इंडिया में थोड़ा अलग हिसाब है। इंडिया में ये वेन डायग्राम ऐसा ही हो जाता है। तो यहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हैं, बहुत नहीं। जहां ये थोड़ा जो है ज्यादा होने लगा, फिर ये बोलेगा अरे बहुत धक्का दे रहे हो, पीछे हटो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे वही है कि तुम हल्का सा भी छू जाओगे तुमको धक्का दे दिया जाएगा पीछे। बट यहाँ है कि तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिया का नाम, इंडिया एज अ कंट्री का नाम है एडजस्ट करना। यहाँ लाइन में खड़े हो, थोड़ा धक्का लग जाए तुम कुछ नहीं कहोगे। बट यूएस में थोड़ा सिविलाइज लोग रहते हैं ना समझे? तो यार यहाँ पे बहुत टाइट सेपरेशन है, बेसिक समझाना ये चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप बहुत टाइट सेपरेशन देखोगे यहाँ पे, ठीक है। बट इंडिया में आप इतना टाइट नहीं देखोगे, आपको कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होते हुए मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी समझाऊं? चलो समझते हैं। जैसे यूएस जो है ना यार, उसमें आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर लिखा हुआ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऐसे पावर को बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही मेंशन करके उन्होंने डिवाइड कर दिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 1, 2, 3 आर्टिकल में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि तुम्हारा सेपरेशन ऑफ पावर्स ऐसा प्रॉपर्ली, एक्सेप्ट आर्टिकल 50, जहां बोला गया है देयर शैल बी अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन पब्लिक फंक्शन। ठीक, लेजिस्लेचर की बात उसके अंदर नहीं करी गई है। तो अब आपको ये चीज दिखती है कि इंडिया में प्रॉपर कहीं पे प्रॉपर उसको मेंशन नहीं किया गया, बड़ा सा एक मेंशन कर दिया है। ऐसे यूएस में पहले नंबर पे इसको मेंशन कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, पहले 3 आर्टिकल्स ही वही है। सेपरेशन ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कि बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है वहाँ पे। हमारी इतना नहीं क्वाज़ी फेडरल है वहाँ पे। अगर स्टेट का मन है तो वो लॉ बनाएगा, सेंटर से उसको देना देना नहीं है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि स्टेट लॉ बना ले, सेंटर से पूछे बिना बना ले। यहाँ सेंटर का डोमिनेंस है, इसी को तो कहते हैं क्वाज़ी फेडरलिज्म। पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से। तो इंडिया में इतना वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, और उसका रीजन बताऊं क्या है? देखो मैंने लिखा आर्टिकल 50 यहाँ पे। उसका रीजन है कि यार हम लोग ना आर्टिकल 37 पढ़ो जाके, हम लोग क्या है, वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ पे भाई अगर तुम वाटर टाइट सेपरेशन कर दोगे तो कई बार देखो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे काम ही नहीं हो पाएगा, चेक्स एंड बैलेंस ही मेंटेन नहीं हो पाएंगे। यूएस क्या है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है, यूएस में तुम समझ लो उनका जो फेडरेशन है, उनका जो मतलब कंट्री बना है, वो कई सारे स्टेट्स ने मिलकर खुद को कमिंग टुगेदर एक फेडरेशन बना लिया। इंडिया में वैसा फेडरेशन नहीं है, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा फेडरेशन देंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है ना, जरूरत से ज्यादा यार। अभी तुम ऐसा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन इंडिया में कर दो, पंजाब कहेगा हमको अलग होना है, पंजाबी आ गए हुए, पंजाब कहेगा हमको अलग होना है। और तुम्हारा कहते हैं बंगाल कहेगा, बंगाल तो अब नहीं कहेगा, बंगाल तो ठीक हो गया है कई सारी चीज़ें हैं, कोई मतलब कह सकता है कि हमको अलग होना है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है। ठीक है, सिक्किम कहेगा हमको अलग होना है। भाई इसकी भी कहानी पढ़ो, इस सब की कहानियाँ हैं कि इंडिया कैसे एक फेडरेशन बना है, बहुत मज़ेदार कहानियाँ है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, कहानियाँ तो नहीं पर फेडरेशन। चलो अब हम लोग को क्या दिख रहा है, इंडिया एक वेलफेयर कंट्री। यहाँ पे सबसे पहले दिखा जाता है हमारी जनता का वेलफेयर, उनका भला। तो भाई ऐसे में कई बार एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के फंक्शन भी निभाने पड़ते हैं, और जुडिशरी को लॉ बनाना पड़ता है, लॉ मेकर्स को जुडिशरी पे कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक वेलफेयर कंट्री है, पब्लिक के भले के लिए करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है समझाऊं? चलो समझते हैं। चलो अब कुछ तो एक्सप्रेस प्रोविजन तुमको मिलेंगे जो वहां पे लिखा होगा कि नहीं भाई पावर सेपरेटेड है। जैसे आर्टिकल 53 और 154, 53 और 54, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी स्टेट की और तुम्हारा यूनियन की, वो कौन? प्रधानमंत्री और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ फलाने स्टेट विल बी एक्साइजिंग। वो उनकी पावर है, वो कोई और उनसे छीन नहीं सकता। पर इसमें भी ओवरलैपिंग है। अब आप देखोगे कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे? ये तुमको एग्जीक्यूटिव पावर की, अब मैं तुमको बताता हूँ ये एग्जीक्यूटिव जो है कब एक लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करने लगता है। अब यहीं पे आर्टिकल 123 देखो और 213 देखो, एकदम ऐसे याद करो इसको पैटर्न में। ठीक है, कैसे? 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ हुम? प्रेसिडेंट। और 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो अब ऑर्डिनेंस क्या है? लॉ ही तो है। लॉ कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब वो दोनों किसका पार्ट हैं? एग्जीक्यूटिव। अभी दिखाया 54 कहते हैं 53 और 154 में। क्या हुआ? ये ओवरलैपिंग। अब ये क्यों पब्लिक के वेलफेयर के लिए जरूरी है? मान लो कभी ऐसा होगा कि लोकसभा में मेजोरिटी खत्म हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, पर अचानक से कोई महामारी आ गई। भाई यूएस में इतना स्ट्रॉन्ग टाइट डिवीजन है, कई बार उनके यहाँ कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट से झगड़े हो जाते हैं, तो पार्लियामेंट जो है 50-40 दिन के लिए बंद हो जाती है। अभी रिसेंट में हुई थी, अराउंड 47 डेज के लिए गवर्नमेंट बंद, उनकी गवर्नमेंट में कुछ काम ही नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं है। मान लो कोई अचानक से बहुत बड़ी महामारी आ गई, कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैटर पे आ कहते हैं लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, तब कौन काम आएगा? तब प्रेसिडेंट और गवर्नर। गवर्नर स्टेट के लिए वो लॉ बना सकता है, प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया के लिए वो लॉ बना सकता है। मान लो क्वारंटाइन के रूल्स लाने तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आएगा। बस इसको परमानेंट नहीं बनने देना है, इसलिए इसकी एक लिमिट होती है भाई 6 महीने प्लस एक्सटेंडेड बाई 6 वीक्स। ठीक है, ये होती है इसकी लिमिट।
6 वीक्स कब से काउंट होंगे ये आप बताओगे मुझे, ठीक है, कुछ तो आप भी बताओगे मुझे, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज है, तो हमको दिखता है कि हाँ भाई ये एक चेंज हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहते हैं जो है यहाँ पे गवर्नर, उसके पास भी क्या कहते हैं पावर दी है, पर एक लिमिट में दी है। आप परमानेंट ये नॉर्म नहीं बन जाएगा कि जब मन कर रहा है उसका, भाई मल्टीपल केस है भाई, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डीसी वाधवा, ठीक है, मल्टीपल केस हैं, आरसी कूपर बैंकिंग केस में ये बोला गया था कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको नॉर्म नहीं बना देना कि आप लॉ जो है सारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, गवर्नर ही बना रहे हैं, सारे लॉ वही नहीं बनाएंगे। लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर का ही, पर अगर मान लो लेजिस्लेचर रिसेस में है, मान लो लेजिस्लेचर जो है डिसॉल्व हो गई कोई रीजन के से, मेजोरिटी खत्म हो गई, कुछ हो सकता है, और उस समय जरूरत पड़ गई लॉ की, तब ये भी ये काम कर सकते हैं। तो एज फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल हमारे पास प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे यहाँ चेंज होता रहता है। और बताओ एग्जांपल, चलो ये देखो, क्या है ये आर्टिकल, जज मेड लॉ। सुप्रीम कोर्ट भी इन वेरी रेयर ऑफ द रेयर केसेस लॉ बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, और इंस्टेंसेस रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने लॉ बनाया है और उसको फॉलो भी किया गया है। बट क्या सुप्रीम कोर्ट उसको नॉर्म बना लेगी? बिल्कुल नहीं। मल्टीपल बार टाइम्स बोल चुका हूं यहाँ पे सुप्रियो केस के बारे में। सुप्रियो केस में सुप्रियो चक्रवर्ती, इस केस में बोला गया कि भाई सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये लोग, उन्होंने कहा भाई ये काम हमारा नहीं है, ये काम आप लेजिस्लेचर के पास जाइए, वो लीगलाइज कर देगी। दैट इज नॉट आवर जॉब। हमारा काम है लॉ को कहते हैं बेसिकली देखना कि फॉलो हो रहा है। हमारा काम ये नहीं है लॉ बना देना। लॉ बनाने के लिए आपको लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा। क्या दिखता है इसमें कि भाई ओवरलैपिंग हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट कब लॉ बनाएगी? वही डायर नेसेसिटी है। मान लो लेजिस्लेचर से कोई बात पे कोई लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मान लो विरुद्ध हुआ, तो फिर आर्टिकल 13 लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, या तो फिर उसको वॉइड करार कर दिया जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो करेगी। सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंस रख रही है। मान लो कहते हैं कोई लॉ बनाया, क्या कहते हैं पार्लियामेंट ने, और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के विरुद्ध हो गया, तो अब उसको कौन ध्यान देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तुम पहुंचो, बोलो सर ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, हटा दिया जाएगा। ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, कौन हटाया? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? चेक्स एंड बैलेंस है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी लॉ बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी लॉ बदल सकती है। तो ये ओवरलैपिंग हुई, पर किसके लिए हो रही है? वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। उसके अलावा जुडिशरी में लेजिस्लेचर कंट्रोल, जज कैसे रिमूव किया जाता है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4, उसके लिए प्रॉपर वोटिंग होती है। कहां पे? लेजिस्लेचर में। तो जज को रिमूव करने की पावर जो है वो किसके पास है? लॉ मेकिंग बॉडी के पास। समझे? लॉ मेकिंग बॉडी क्या कर रही है? वो जज को रिमूव कर दे रही है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। देख रहे हो? अब आपको यहां ग्राउंड्स मिल रहे हैं कि भाई हाँ, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी का भी जुडिशरी पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है। तो ऐसे ही इंडिया में इन्हीं सब रीजंस के साथ बोल रहा हूं, जो वेन डायग्राम है वो यूएस की तरह ऐसे नहीं है, सब एकदम सेपरेट है, बट ऐसे है जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग मिल रहा है। ये नहीं कि यहां तक पहुंच जा रहा है, ये इतना नहीं हो सकता। देखो सुप्रीम कैसे मना किया जुडिशरी ने, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, लॉ नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ ओवरलैपिंग थोड़ी थोड़ी फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के भले के लिए इंडिया में दी हुई है इन सर्टेन प्रोविजंस। क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो प्रॉपर किसी डिस्टिंक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है। समझ में आया सेपरेशन ऑफ पावर? यही था सेपरेशन ऑफ पावर, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं सेपरेशन ऑफ पावर में। आखिरी में कुछ मैं पीपीटी मैंने केसेस ऐड कर दिए हैं, जैसे देखो ये सब, ठीक है, जैसे राम जवाया का पूरे स्टेट ऑफ कहते हैं पंजाब, ठीक है, उसके बाद कहते हैं हमारा इंदिरा नेहरू गांधी और राजा नारायण। इसमें मल्टीपल केसेस हैं, मैं तुमको बता भी देता हूँ। मुखर्जी जी ने कहा था, चीफ जस्टिस मुखर्जी ने, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में कहते हैं कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है एब्सोल्यूट रिजिडिटी में सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग चलती है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, और ऐसे मल्टीपल ओपिनियन आपको दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो रिगार्डिंग, आपको समझ नहीं आया हो मान लो कोई चीज, आप आराम से यहाँ पे कमेंट कर देना, आई विल ब्रिंग अ प्रॉपर शॉट ऑन दैट वेरी थिंग। एंड this was the video on separation of power, and if you liked the video, please subscribe to channel. That motivates me a lot, and thank you for watching. If you're watching, this is Shaurya signing off.